हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। फाइनली आपका ब्रेक ओवर हो चुका है, यानी कि विंटर ब्रेक है वो ओवर हो चुका है। वैसे 10th क्लास बोर्ड की क्लास है तो उनके लिए कोई ब्रेक नहीं था, आप अपनी स्टडीज़ के साथ कंटिन्यू थे, लेकिन फिर भी हमारी वर्कशीट के लिए एक छोटा सा ब्रेक था। ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th SST सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 73 यानी कार्यपत्रक संख्या 73 को। आज की इस वर्कशीट में हम हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 73 यानी कार्यपत्रक संख्या 73 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट SST सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 16 जनवरी 2021। आज की इस वर्कशीट में हमें 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि 10 ऐसे प्रश्न हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, तो काफ़ी आसान रहने वाली है आज की हमारी वर्कशीट। पहला जो प्रश्न दिया गया है, वैश्वीकरण क्या है, ये वास्तव में ही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं ये हमें बताना है। तो वैसे अगर हम थोड़ा सा इसको लेंथी लिखें तो इसी शब्द में ही इसका अर्थ समझा हुआ है। वैश्वीकरण का अर्थ है, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना विश्व जमा एकीकरण, यानी पूरे विश्व का एक हो जाना वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि पूरा विश्व वो एक गांव की तरह हो जाता है, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। अगर हम शाब्दिक अर्थों में कहें तो विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण की प्रक्रिया को अथवा एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता है उसको वैश्वीकरण कहते हैं। अब ये देखिए, पूरे विश्व के बाजार एक हो चुके हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, कई सारी वेबसाइट्स है, ऑर्डर देते हैं, प्रोडक्ट अमेरिका का है, प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया का है, इंडिया में मिल रहा है, इंडियन प्रोडक्ट है वहाँ पर मिल रहे हैं, बाजार एक हो चुके हैं ना। ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी। अगर बाजार से, मार्केट से आप सोचिए कि कुछ सामान हटा दिया जाए तो शायद थोड़ी सी लाइफ है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट हर देश के दूसरे देश में पहुंचे हुए हैं, तो इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। ओके, साधारण से शब्दों में आपको परिभाषा लिखनी है कि विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण की प्रक्रिया को अथवा जो विभिन्न देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसी निर्भरता को वैश्वीकरण कहते हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना विश्व जमा एकीकरण, यानी पूरे विश्व का एक हो जाना या पूरे विश्व का एक गांव की तरह हो जाना, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया कि व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हमें व्यापार अवरोधक समझना कि ये क्या होता है, उसके बाद हम उदाहरण की बात करेंगे। व्यापार अवरोधक होता है कि कई बार कोई देश है अपने देश में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कुछ कर लगाता है, कुछ टैक्स लगा देता है, कुछ कदम उठाता है, तो उसे बोलते हैं व्यापार अवरोधक। ओके, जैसे कोटा निश्चित कर दिया, पहली चीज़ कि कोटा निश्चित कर दिया कितना ही सामान आ सकता है, तो ये व्यापार अवरोधक है। या फिर यह है कि प्रतिबंध लगा दिया कि विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार नहीं कर पाएगी, तो ये क्या होगा, व्यापार अवरोधक हो जाएगा। ऐसा एक हमें उदाहरण देना व्यापार अवरोधक का, तो वो है आयात शुल्क में बढ़ोतरी। जैसे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि चाइना से सामान आ रहा है, हमने उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, 100% टैक्स कर दिया, यानी कि 100 रुपये का सामान था वो 200 का मिलेगा, तो ये क्या है, व्यापार अवरोधक है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं व्यापार अवरोधक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो भारत में नई आर्थिक नीति है वो 1991 में लागू की गई थी। नई आर्थिक नीति में क्या था कि पहले हमने आज़ादी के बाद व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किया था। क्यों प्रयोग किया था, ताकि विदेशी कंपनियां भारत में ना आए। क्यों ना आए, क्योंकि भारत की जो कंपनियां थी या उद्योग थे वो बच्चे थे उस वक्त, मतलब नए नए विकसित हुए थे। अगर वो विदेशी कंपनियां भारत में आ जाती तो भारत के अपने उद्योग कभी भी जम नहीं पाते। लेकिन 1991 के आसपास हमने नई आर्थिक नीति अपनाई, हमने सभी व्यापार अवरोधकों को हटा लिया। इसे बोलते हैं उदारीकरण की प्रक्रिया, जिसके तहत हमने कहा कि भाई आ जाओ, ताकि हमारी कंपनियों को भी विदेशों में जाने का मौका मिले और थोड़ा कंपटीशन हो, तो हमारी कंपनियों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो। तो ये क्या था, ये थी नई आर्थिक नीति कहा जाता है, जो 1991 में लागू की गई थी। किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी होती है, वो कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में व्यापार या उत्पादन करती है, उसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो हमें बताना है भारत की ऐसी कंपनी जो भारत से बाहर भी व्यापार करती है, तो बहुत सारी कंपनियां हो चुकी है अब तो, जैसे टाटा, हीरो, माइक्रोमैक्स, इनके आपने जैसे जो वेस्ट इंडीज़ प्रीमियर लीग हुआ था या उसमें आपने ऐड देखी होगी, तो इनकी डिमांड से विदेशों में काफ़ी सारे देशों में ये कंपनियां व्यापार करी। तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, किसी एक का एग्जाम्पल आपको देना है।
उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है। ये आपका 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब विदेशों में निवेश करती है तो क्यों करती है, कौन कौन सी परिस्थितियां देखती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश 3 चीज़ों को देखकर करती है। एक, जहां पर सस्ता श्रम उपलब्ध हो, दूसरा जहां पर सस्ता कच्चा माल उपलब्ध हो, तीसरा जहां पर बाजार उपलब्ध हो। यानी कि सस्ता श्रम होगा तो क्या होगा, कंपनी की लागत कम होगी। सस्ता कच्चा माल होगा तो क्या होगा, कंपनी की लागत कम होगी। बाजार होगा तो वहीं पे बेच देंगे, मुनाफा। मतलब जैसे अपने देश में काफ़ी सारी MNCs आ रही है, क्यों आ रही है, सस्ता श्रम यहाँ पर उपलब्ध है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कच्चा माल भी उपलब्ध है और बाजार भी है। 130 करोड़ के आसपास है हम, तो बाजार, बड़ा बाजार भी है, तो इसीलिए निवेश करती है कि जहाँ पर ये सुविधाएं होती है वहाँ पर निवेश करती है। इससे क्या होता है कि वहाँ लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। ओके, उसके बाद 6th क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य क्या होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य होता है लागत को कम कर अधिक मुनाफा कमाना। लागत को कम करना होता है, लागत कम होगी तो मुनाफा क्या होगा, अधिक होगा। तो इसलिए वो दूसरे देशों में निवेश करती है जहां पर लागत कम हो जाए और मुनाफा अधिक हो जाए। 7th जो क्वेश्चन दिया गया है, इजी है ये क्वेश्चन भी, कि निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। 4 हमें ऑप्शन दिए गए, विदेशी निवेश, सामान में देरी या क्षति, आयात शुल्क, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर रहेगा 3rd, आयात शुल्क है। आयात शुल्क बढ़ा करके हम व्यापार अवरोधक के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। 8th हमारा क्वेश्चन दिया गया, 8th क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उदारीकरण की नीति बोलते हैं। उदारीकरण यानी कि खुले दिल की नीति है, जिसमें व्यापार अवरोधकों को हटाया जाता है और खुले दिल से कहते हैं कि भाई विदेशी कंपनियां वो यहाँ पर आ सकती है। ओके, ये हमने 1991 में किया था। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन दिया गया, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया, व्यापार अवरोधक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो बिल्कुल नहीं करते, व्यापार अवरोधक से क्या होता है, अर्थव्यवस्थाएं जुड़ नहीं पाती। तो यहाँ पे आएगा विदेशी व्यापार या उदारीकरण, दोनों शब्द आ सकते हैं। उदारीकरण से भी विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं वो जुड़ती है, उदारीकरण होगा तभी दूसरी कंपनी आएगी। विदेशी व्यापार से भी विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं वो जुड़ती है। तो दोनों में से कोई एक लिखोगे, दोनों ही करेक्ट हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए। ओके, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो पहले दोनों को पढ़िए। जो कथन दिया गया ए, कुछ राष्ट्र असंगत तरीकों से व्यापार अवरोधकों को लगाते हैं, कि कुछ राष्ट्र हैं जो गलत तरीके से व्यापार अवरोधकों को लगाते हैं। दूसरे को तो कहते हैं हटा लो, और खुद के देश की बात आती है तो वो लगा देते हैं। ओके, ठीक है, सही बात है, ऐसा करते हैं कुछ देश जैसे USA, अमेरिका है। अब कारण दिया गया कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार अवरोधकों को दूर करना है। और जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व व्यापार संगठन हम कहेंगे, इसका उद्देश्य है कि व्यापार अवरोधकों को हटाना ताकि मुक्त व्यापार हो सके, फ्री ऑफ कॉस्ट, इस टाइप से व्यापार हो सके पूरे विश्व में। तो यहाँ पर ये भी सही है, लेकिन क्या कुछ राष्ट्र असंगत तरीकों से व्यापार अवरोधकों को लगाते हैं, क्या उसका कारण है ये? नहीं, कारण नहीं है बिल्कुल। अगर ये कथन होता और ये कारण होता तो दोनों बात जमती। तो दोनों सही है, लेकिन जो ए का कारण नहीं है आर। ओके, तो हमारा आंसर रहेगा बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, क्योंकि ये व्याख्या नहीं है ना, ये तो अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है कि असंगत व्यापार के बारे में तो नहीं बता रहे ना। तो ये हमारा बी आंसर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। हम ऑलरेडी कंप्लीट SST हिंदी और इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपकी बोर्ड की क्लास है, आपके जो भी क्वेश्चंस है उसके 100% रिप्लाई दिए जाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस, डाउट्स हम लेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।